नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में आपने जाना था कि ए एंड बी का क्रॉस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का। आज आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानोगे बेटा जो आपके थ्रू आउट द लाइफ काम आएगा। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें जरूर आता है डोमेन और रेंज के क्वेश्चन। तो आपको पता है कि कोई वीडियो स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा। तो आज हम डोमेन और रेंज के पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट, पहले कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा। आपको पता है हर एक वीडियो पहले मैं कॉन्सेप्ट ही बताता हूं। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन से फिर घबराओगे नहीं, क्योंकि डोमेन और रेंज का हमें बेसिक से समझना है, स्टार्टिंग से, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं 11th में। इससे पहले तो हमने कभी नहीं पढ़ा होगा डोमेन और रेंज, ये वर्ड भी नहीं सुना होगा। तो फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज क्या है, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या हमारे डेली लाइफ में हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं डोमेन रेंज। इसका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कि कहां पर डोमेन और रेंज का रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 लिखिए और स्टार्टिंग करेंगे बेटा रूल नंबर 1 से। आपको पता है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। रूल नंबर 1 सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है क्या। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, रिलेशन का। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। जैसे मेरा और आपका संबंध है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, छोटे भाई और बड़े भाई का रिलेशन है। रिलेशन, जब तक आप रिलेशन नहीं समझोगे तब तक आपको डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। पहले समझते हैं रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। एक बात समझो बेटा कि एक नंबर है 1, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये नंबर है 1 2 3। 1 ये कहता है कि मेरा जो रिलेशन है वो 4 से है। 2 कहता है कि मेरा रिलेशन जो है वो 5 से है, और 3 कहता है मेरा रिलेशन जो है वो 6 से है। ठीक है, जब हम रिलेशन समझते हैं बेटा तो एक स्पेशल टाइप का हमें ओवल शेप का डायग्राम बनाना पड़ता है, जिसको हम एरो डायग्राम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ये जो 1 2 3 लिखे हैं ना, इसको एक एरो डायग्राम के अंदर डाल दें। ये ओवल शेप का होता है, इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरो। एरो डायग्राम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, बस नाम याद रखना, अभी आप लिखने की जरूरत नहीं है सब चीजें। 1 कहता है मेरा रिलेशन 4 के साथ है, 2 कहता है मेरा रिलेशन 5 के साथ है, 3 कहता है मेरा रिलेशन 6 के साथ है। तो हम इसको पहले एक ओवल शेप में, जो इसके डायग्राम है, ओवल शेप के अंदर इसको डाल देंगे। लो जी, एरो डायग्राम बना दिया। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझो, यहीं से आपका मेन खेल शुरू होता है रिलेशन का। 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। ठीक है जी, एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है, ठीक है, ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है, तो ए के अंदर, ए में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ए के अंदर जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3, अगर मैं 1 में, अगर 1 के अंदर मैं 3 को प्लस कर दूं, 1 में 3 को प्लस कर दूं, 1 में 3 को प्लस कर दूं तो 4 आएगा। ये तो हम जानते हैं। 2 में भी अगर 3 को प्लस कर दूं तो 5 आ जाएगा, और 3 में भी 3 को प्लस कर दूं तो 6 आ जाएगा। यानी ए और बी का रिलेशन ये कहता है कि ए के जितने भी नंबर हैं, अगर उसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो बी आ जाएगा। ये इनका रिलेशन है। रिलेशन जरूर थोड़ी अलग अलग टाइप के हो सकता है रिलेशन। हमारी डेली लाइफ में तो बहुत सारे रिलेशन है, मम्मी पापा का रिलेशन, दोस्तों का रिलेशन, है ना, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। ऐसे ये नंबर्स का रिलेशन है कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। तो ये जो नंबर है, इनके अंदर मैं 3 अगर ऐड कर देता हूं तो बी वाला नंबर आ जाता है। तो ये इनका रिलेशन बन गया कि हर एक ए के अंदर अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो वो बी का नंबर आ जाएगा। तो इस रिलेशन को लिखते कैसे? इसको लिखने के 2 मेथड है। पहला मेथड है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, आर फॉर रिलेशन। आर का मतलब यहां क्या है बेटा? रिलेशन। हम इस रिलेशन को लिखेंगे कैसे? हम इस रिलेशन को ऐसे लिखेंगे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने कहा कि ए जो है वो हमारा एक्स है, ए जो है वो हमारा एक्स है, और बी जो है वो हमारा वाई है। ध्यान से देखना,
ठीक है, कॉलन एक्स और वाई। यहां एक्स कौन है? ए है, वाई कौन है? बी है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि अगर ये एक्स है, ये अगर एक्स है, तो अगर x में मैं 3 को ऐड कर रहा हूं, x के अंदर मैं 3 को ऐड कर रहा हूं, तो इक्वल टू क्या आ रहा है? तो y आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हम रिलेशन लिखना सीखे ना सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले हम रिलेशन सीखेंगे, रूल नंबर 1। आप चाहो तो रूल नंबर 1 का नाम भी लिख सकते हो कि अभी हम केवल रिलेशन समझेंगे कि रिलेशन को लिखा कैसे, जैसा लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे कैसे रिलेशन को, संबंध को लिखेंगे कैसे। तो पहला एरो जो होगा वो मेरे लिए x होगा, दूसरा एरो जो होगा वो मेरे लिए y होगा। तो यहां रिलेशन क्या है कि हर एक x के अंदर अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो y आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई x प्लस 3, यानी x में 3 ऐड कर रहा हूं तो y आ रहा है। यही हो गया रिलेशन, यही रिलेशन है। साथ में मुझे कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा। यहां x का मतलब कौन है? x का मतलब a है, तो x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a का मतलब x का मतलब a है, और y का मतलब कौन है? तो y का मतलब b है। ये इस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है। ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इस टाइप के आपको एरो डायग्राम दिया होगा, या आपको बनाना पड़ेगा, जो आपको रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशन क्या है? a और b के बीच का संबंध। तो उस संबंध को हम लिखेंगे कैसे? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो हम ऐसे लिखेंगे कि हमें x और y का रिलेशन दिखाना है, जहां x में 3 प्लस कर रहा हूं तो y आ रहा है, x मींस a है और y जो है वो b है। इसी को बच्चों हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो सेट बिल्डर था, हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 1,4 ये रोस्टर फॉर्म हो गया। 2 का रिलेशन 5 के साथ है तो 2,5, और 3 का रिलेशन 6 के साथ है। तो इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? अभी हम सिर्फ रिलेशन समझ रहे हैं कि रिलेशन होता क्या है, रिलेशन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रिलेशन समझ में आ गया, एक एग्जांपल समझ में आ गया। पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि चलिए इस बार मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अभी मैं पहले आपको चाहता हूं कि अच्छे से आप रिलेशन समझो कि रिलेशन को लिखा कैसे जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एरो डायग्राम ले लेता हूं। ठीक है, चलिए मैंने इस बार नंबर ले लिया बेटा 1 2 3 4। यहां नंबर ले लिया मैंने 1 4 9 और 16। अब हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये हम जानते हैं बात। ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है। ठीक है बेटा, इस रिलेशन को मुझे लिखना है, इस रिलेशन को मुझे लिखना है। तो कैसे लिखें? तो पहले सेट बिल्डर समझो। सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे? ये हो गया रिलेशन। किसका रिलेशन? तो x और y का रिलेशन। किसका रिलेशन? तो x और y का रिलेशन। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि अगर x का स्क्वायर कर दिया जाए तो y आता है, x का स्क्वायर कर दिया जाए तो y आता है। इट मींस x स्क्वायर इक्वल टू y, कि अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं, x का स्क्वायर कर दूं तो y आता है, x का स्क्वायर करने पे y आता है। ये इनका रिलेशन हो गया। जहां x का मतलब क्या है? तो वो a है। जहां y का मतलब क्या है? तो वो b है। तो इस प्रकार से बच्चों रिलेशन को लिखा जाता है। ये एरो डायग्राम का ये फायदा है कि हमें रिलेशन क्लियरली पता लग जाता है। इस रिलेशन को हम लिखने का तरीका ये देखते हैं, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसी का रोस्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है। देखो डायग्राम में दिया हुआ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है। चाहो तो इसमें पुट करके देख लो, चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। अगर मान लो एरो डायग्राम नहीं है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो भाई 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा कि x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर का तो 1 आएगा, तो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहां अगर 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर करने पे y की वैल्यू 9 आ जाएगी, और अगर 4 रखूंगा और 4 का स्क्वायर करूंगा तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ये रिलेशन को लिखने का तरीका है। ये आपने क्या लिखा? रिलेशन। अभी आपने सिर्फ रूल 1 समझा कि रिलेशन को हम लिखते कैसे हैं। रिलेशन लिखने के लिए हम एरो डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशन को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, जो हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था। सिर्फ अभी आपने रिलेशन रूल नंबर 1 सीखा। ठीक है बेटा, रिलेशन समझ में आ गया। चलिए रिलेशन समझने के बाद हम आते हैं रूल नंबर 2 पे।
रूल नंबर 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज समझने के लिए, और यहीं से आपका स्टार्ट होता है डोमेन, रेंज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये 3 वर्ड का खेल यहां से शुरू होता है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, बाकायदा लिख सकते हो कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये होता क्या है। तो पहले मैं रूल समझाऊंगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ताकि आपको कभी जीवन में कंफ्यूजन ही ना हो कि तीनों के अंदर रिलेशन क्या है। समझिए, देखिए, मैं एक रिलेशन बनाता हूं कि मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है? एक क्लास के अंदर जो मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका, अगर मान लो छोटी सी क्लास है मेरे अंदर, मैं लेता हूं ए से नाम वाले, बी से नाम वाले, सी से नाम वाले और डी से नाम वाले, ठीक है बेटा। कोई भी 2-3 स्टूडेंट ले लेता हूं, ठीक है, अपनी तरफ से, जो ए से नाम वाले होंगे, बी से नाम वाले होंगे। मैंने चेक किया तो मुझे मिला कि जब ए से नाम लिया तो ए से 2 बच्चे थे मेरी क्लास में, एक का नाम अमन था, एक का नाम अमन था, ठीक है, और एक का नाम अब्दुल था। बी से चेक करा तो बी से मुझे एक नाम मिला, बी से नाम मुझे मिला बिल्लू, लो जी बिल्लू, बिल्लू नाम मिला, बिल्लू लिखा दिया। सी से मेरे क्लास में कोई नाम का बच्चा नहीं था, सी से कोई नाम का बच्चा नहीं था, ठीक है, नहीं था तो नहीं लिख रहे। एक बच्चा जो था वो डी नाम से था, ठीक है, लिख लिया डब्लू, नाम कुछ भी ले सकता हूं मैं। एक ई से भी नाम था, ई से नाम लिख लेते हैं, एंजल नाम लिख लेते हैं, ईगल नाम लिख लेते हैं, जो भी नाम लिख लो, ठीक है, एल्सा नाम लिख लेते हैं, कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनो, रिलेशन हमें यह बिठाना है, हमें रिलेशन यह बिठाना है कि इनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनके नाम क्या है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए का रिलेशन अमन से भी होगा और ए का रिलेशन अब्दुल से भी होगा। मानते हो बात? ए का रिलेशन अमन से भी होगा और ए का रिलेशन अब्दुल से भी होगा। ए फॉर अमन, ए फॉर अब्दुल, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। बी से जो रिलेशन होगा वो किसका होगा? तो बिल्लू का होगा। सी से किसी का रिलेशन नहीं होगा, सी से किसी का रिलेशन नहीं है, नहीं है। और डी से है डब्ल्यू, तो इनका रिलेशन बना दिया, ठीक है बेटा। अब समझो मेरी बात, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। ये आपके लिए कौन था? तो ये आपके लिए ए था। ये आपके लिए कौन था? तो ये आपके लिए बी था, ठीक है बेटा। अल्फाबेटिक हमने ये समझ में आ गया भाई। ए अल्फाबेट के 2 बच्चे थे, अमन और अब्दुल। बी अल्फाबेट का एक बच्चा था जिसका नाम बिल्लू था। सी अल्फाबेट का कोई नाम नहीं था बच्चे का। और डी अल्फाबेट का डब्लू था, एल्सा है, लेकिन यहां पर मेरे पास ई वर्ड नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना। अब मुझे इसमें पहचान करनी है कि कौन सा डोमेन है, कौन सा रेंज है और कौन सा को डोमेन है। मैं आपको तरीका बताता हूं, देखिए बेटा। डोमेन कौन होता है? डोमेन वो डिजिट या वो नंबर या वो इमेज होती है जो कि केवल ए में, जिसका रिलेशन बी के साथ हो। आप ए बी सी डी में चेक करो किस किस अल्फाबेट का रिलेशन रेंज में, इसे रेंज बोलते हैं बेटा। रेंज क्या होता है अभी समझाऊंगा। पहला एरो डायग्राम और दूसरा एरो डायग्राम, आप ये चेक करो कि पहले एरो डायग्राम में किस किस इमेज की, कौन किस किस का इमेज तैयार हो रहा है। तो ए का इमेज है, इसे बोलते हैं इमेज। ये जो आपने लिखा है इसे इमेज बोलते हैं, मैथ की भाषा में इसको इमेज बोला जाता है कि ये इमेज है। ए का इमेज, ए के 2 इमेज है, ए के 2 इमेज है, दिख रहे हैं, ए के 2 इमेज है। बी का 1 इमेज है, सी का कोई इमेज नहीं है, डी का भी 1 इमेज है। तो जिस जिस का इमेज होगा, जिस जिस का इमेज होगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा। यानी डोमेन कौन होगा? तो डोमेन देखो आपका ए होगा, क्योंकि ए का इमेज है, ए का इमेज है। बी भी है, बी का भी इमेज मौजूद है, बी का इमेज है बिल्लू। सी का देखो कोई इमेज नहीं है, तो सी मेरा डोमेन नहीं है। डी का इमेज है तो डी होगा। तो मेरा जो डोमेन होगा वो होगा ए बी डी। यानी जिसका इमेज बनता है, जिसका इमेज बनता है वो इमेज क्या होता है सर जी? इमेज का मतलब है जिसका रिलेशन, सिंपल भाषा में जिसका रिलेशन मौजूद हो। ए का रिलेशन मौजूद है, बी का रिलेशन मौजूद है, डी का रिलेशन मौजूद है। तो ए बी डी जो होगा ये मेरा डोमेन होगा। सी डोमेन में नहीं आएगा क्योंकि सी का कोई इमेज नहीं है। सी का कोई इमेज नहीं है। मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे कि सी में सी का कोई इमेज नहीं है, या सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि सी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? जिसका रिलेशन होगा, आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में, आम भाषा में क्या बोलेंगे? जिसका रिलेशन मौजूद होगा वो डोमेन होगा।
और जिसका रिलेशन मौजूद नहीं होगा वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा। सी का कोई रिलेशन नहीं है, ये आम बोलचाल में या मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगे तो सी का कोई इमेज नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ, तो सी जो है वो डोमेन में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो हमें पहले एरो डायग्राम को देखना होता है। जब हम डोमेन निकालते हैं तो हम पहले एरो डायग्राम को देखते हैं कि किस किस का इमेज है। जिस जिस का इमेज होगा बेटा वो हमारा डोमेन कहलाएगा। क्या समझ में आ गया डोमेन क्या होता है? जिसका रिलेशन मौजूद होगा, जिसका इमेज मौजूद होगा वो डोमेन होगा। अब रेंज क्या होता है? रेंज समझो। जिस प्रकार आपने डोमेन समझा सेम उसी प्रकार रेंज होता है कि किस किस का इमेज मौजूद है। देखिए किस किस का इमेज मौजूद है। अमन का इमेज मौजूद है, ए के साथ अमन का इमेज मौजूद है, अब्दुल का भी इमेज मौजूद है, बिल्लू का भी इमेज मौजूद है और डब्लू का भी इमेज मौजूद है। देखिए ए का इमेज है ना, बी का इमेज इसके साथ था, डी का इमेज इसके साथ था। रेंज जब देखते हैं तो हम बी वाले को देखते हैं कि किस किस का इमेज या किस किस का रिलेशन बन रहा है। अमन का रिलेशन बन रहा था, अमन का रिलेशन एरो बना हुआ है, अब्दुल का भी रिलेशन है, बिल्लू का भी रिलेशन है, डब्लू का भी रिलेशन है, लेकिन एल्सा का रिलेशन नहीं है। तो रेंज जब हम निकालते हैं ना तो हम सेकंड बी वाले एरो डायग्राम को देखते हैं कि किस किस का इमेज है, किस किस का इमेज मौजूद है। तो आपको दिख रहा है कि किस किस का रिलेशन मौजूद है। तो अमन का रिलेशन मौजूद है तो जो रेंज होगा वो मेरा अमन होगा, अमन जो है वो रेंज होगा। अब्दुल जो होगा वो भी रेंज होगा क्योंकि उसका इमेज मौजूद है। इसके अलावा बिल्लू भी रेंज में आएगा, बिल्लू भी आएगा। और डब्लू भी आएगा, लेकिन एल्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एल्सा का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। क्या डोमेन और रेंज के अंदर आपको फर्क समझ में आया बेटा? जब हम डोमेन फाइंड करते हैं, जब हम डोमेन निकालते हैं तो हम ए को देखते हैं कि किस किस का रिलेशन मौजूद है। जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो हम बी को देखते हैं कि किस किस का इमेज या किस किस का रिलेशन मौजूद है। डोमेन और रेंज में फर्क समझ में आ गया? डोमेन में हम ए को देखेंगे कि किसका इमेज मौजूद है, रेंज में हम बी को देखेंगे कि किसका इमेज मौजूद है। और जब बात करें कोडोमेन की, कोडोमेन बात हो रही है कोडोमेन की कि कोडोमेन क्या होता है। तो कोडोमेन होता है ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये जो बी वाला पार्ट होता है इसे कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन ये पूरा होता है, चाहे इमेज हो या नहीं हो, इमेज बने या नहीं बने इससे कोई मतलब नहीं है। कोडोमेन में इस पूरे पार्ट को देखते हैं। ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बी वाला पार्ट, इसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन में ये सारे नाम आ जाएंगे। कौन? अमन, अब्दुल, बिल्लू, डब्लू, एल्सा, ये सारे नाम आ जाएंगे। तो कोडोमेन में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे अमन, आप लिखोगे अब्दुल, आप लिखोगे बिल्लू, आप लिखोगे डब्लू और आप लिखोगे एल्सा। ये सब जो है वो कोडोमेन के पार्ट होते हैं। कोडोमेन होता है ये सारा बी पार्ट जो है वो कोडोमेन है, चाहे वो इमेज हो या नहीं हो। इसलिए बेटा कई बार ये भी बोला जाता है कि रेंज इज द, मैं बहुत बड़ी डेफिनेशन बता रहा हूं, रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। 1 मार्क्स में अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेंज हमेशा सबसेट होता है, रेंज सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। क्योंकि आपने रेंज निकालने के लिए क्या करते हो? रेंज निकालने के लिए आप इसी का तो इस्तेमाल कर रहे हो। रेंज में कौन कौन था? रेंज में अमन मौजूद था क्योंकि इसका रिलेशन है, अब्दुल मौजूद था इसका रिलेशन है, बिल्लू मौजूद था इसका रिलेशन है, डब्लू मौजूद था इसका रिलेशन, लेकिन एल्सा नहीं था। तो रेंज में 4 नाम थे और डोमेन में 5 नाम हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। और आप कहीं पर यह चीज जरूर लिख लेना क्योंकि 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि रेंज कोडोमेन के अंदर से ही तो निकाला आपने। इसलिए हम डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो एक डायग्राम में और आपको अच्छे से बता सकता हूं। अगर मुझे डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन के लिए मैं इस वाले को देखूंगा, फर्स्ट वाले को। डोमेन के लिए मैं फर्स्ट वाले को देखूंगा, फर्स्ट एरो डायग्राम को देखूंगा। रेंज के लिए मैं सेकंड वाले को देखूंगा, लेकिन पूरे को नहीं। रेंज ये पूरा कोडोमेन है, ये तो कंप्लीट है, ये कहलाएगा कोडोमेन। कोडोमेन कहलाएगा। इसके अंदर मैं बनाता हूं, ये जो छोटा सा पार्ट होगा ये मेरा रेंज कहलाएगा, इसको बोलूंगा रेंज। कोडोमेन के अंदर हो, ये पूरा कोडोमेन है, इसके अंदर जिस जिसका इमेज बनेगा वो मेरा रेंज कहलाएगा। क्या आपको तीनों में फर्क समझ में आ गया बेटा? क्योंकि बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो आप, क्योंकि जीवन भर कंफ्यूजन करेगा अगर आपने आज नहीं समझा तो। ये डोमेन है
ये डोमेन है, ये पूरा कोड डोमेन है और कोड डोमेन के अंदर रेंज है। क्लियर होगी सारी बातें? कोड डोमेन समझ में आ गया, कोड डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इतना टाइम क्यों लगाता हूं कॉन्सेप्ट में? क्योंकि मैं जानता हूं एक बार मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन तो अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए इस बार मैं नंबर ले रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा, एक एक नंबर को ध्यान से देखिए। -1 1, -2 2 और 3 ये नंबर ले रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। इधर भी मैं नंबर ले रहा हूं। कौन कौन से नंबर ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत आराम से सुनना है एक एक चीज को। ठीक है, रिलेशन क्या दिया हुआ है? स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला रिलेशन लेता हूं फिर से। ये स्क्वायर वाला रिलेशन है मेरे पास। रिलेशन में चाहो तो लिख देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लो। रिलेशन में लिख देता हूं। कैसे रिलेशन बताया था? रिलेशन इक्वल टू एक्स और वाई का रिलेशन। क्या रिलेशन है कि ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है, तो ये स्क्वायर के शेप में मैं रिलेशन ले लेता हूं कि x का स्क्वायर करता हूं तो y आता है, जहां x का मतलब a है और y का मतलब b है। ये मैं रिलेशन ले लेता हूं। ठीक है, तो इस रिलेशन के हिसाब से देखिए, -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा। सही बात है ना? -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा बेटा? सही बात है बिल्कुल। और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। ये रिलेशन बन गया। अब ध्यान, इसी से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस वाले एग्जांपल को अगर बहुत अच्छे से आपने समझ लिया तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। डोमेन, कोड डोमेन और रेंज, ये सब क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा। ये बना लिया। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई मुझे ये बता कि आपका डोमेन क्या है। तो डोमेन के लिए हम चेक करेंगे पहले वाले को कि किस किस का इमेज बन रहा है। तो देखो, -1 का भी इमेज बन रहा है, 1 का भी इमेज बन रहा है, -2 का भी, 2 का, 3 का, यहां तो सबका ही इमेज बन रहा है। और जिसका इमेज नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे। जिसका इमेज, जैसे मान लो कि यहां 4 होता, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 4 होता, यहां 4 है। अब यहां 4 का स्क्वायर 16 नहीं है, कहीं पे भी 16 नहीं दिख रहा, तो 4 को नहीं लेंगे। डोमेन में हम उसी नंबर को लेंगे जिसका इमेज बन रहा है। तो किस किस का इमेज बन रहा है? आपका इमेज बन रहा है, एक तो बन रहा है -1 का, फिर 1 का, फिर -2 का, फिर 2 का और 3 का। ये सब आपका डोमेन कहलाएगा, क्योंकि इसके इमेज तैयार हो रहे हैं। अब आपसे पूछता है कि सर जी आप रेंज बताओ कि रेंज क्या है। तो रेंज के लिए चेक करेंगे बी पार्ट को कि किस किस का इमेज बन रहा है। देखो 1 का इमेज बन रहा है। अब देखो 2 और 3 का इमेज नहीं बन रहा, 2 और 3 का इमेज नहीं बन रहा, उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो 2 3 को नहीं लूंगा। मैं केवल उन्हीं नंबर को लूंगा इनमें से जिसका रिलेशन बन रहा है। रिलेशन किसका बन रहा है? 1 का बन रहा है, तो एक तो मैं 1 लूंगा। एक रिलेशन 4 का बन रहा है, एक रिलेशन 9 का बन रहा है। देखो, केवल 1 का रिलेशन, एक रिलेशन 1 का बन रहा है, एक 4 का बन रहा है और एक 9 का बन रहा है। तो जिस जिस का रिलेशन बन रहा है केवल वही आएगा रेंज के अंदर, केवल उसे ही हम रेंज के अंदर लेंगे। डोमेन कौन होता है? ए में जिसकी इमेज बनती है। रेंज कौन होता है? बी में जिसकी इमेज बनती है। और बात करें कोड डोमेन की कि भाई कोड डोमेन क्या है, तो कोड डोमेन के लिए आपको बी वाला पार्ट पूरा लिखना पड़ेगा। इट मींस 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर आप लिख दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो होगा कोड डोमेन हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? अब तक आपने 2 बातें सीखी है। एक आपने सीखा रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। दूसरा आपने सीखा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है। इन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं कि आपके बुक का ही एज इट इज क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 पे आते हैं, जो कि लास्ट रूल है इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। रूल नंबर 3, अगर ये 3 रूल आपको क्लियर हो जाएं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। रूल नंबर 3, नंबर ऑफ रिलेशन, कि कितने रिलेशन हो सकते हैं ए और बी के बीच। मैं कहता हूं ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट है, तो बताओ ए और बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं। उसका भी एक मेथड है। कैसे, मैं बताता हूं। तो हैंड डालो बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कि 2 सेट के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन, कितने संबंध बन सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, सुनिए बेटा। कभी भी आपको एग्जाम में अगर यह पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करो, नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे आप अपने आप भी प्रूफ कर सकते हो एग्जांपल लेकर। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी करने पर, ए क्रॉस बी करेंगे, पहले ए क्रॉस बी करेंगे,
उसके जितने सबसेट बन सकते हैं, पहले ए क्रॉस बी करेंगे। ध्यान सुनिए, आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन, कि कितने रिलेशन बने, कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सबसेट निकालोगे। नंबर ऑफ सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका सबसेट निकालेंगे, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। सर जी समझ में नहीं आया, जरा एग्जांपल से समझाओ। चलिए टेक एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये मैंने ले लिया एग्जांपल, नंबर ऑफ रिलेशन का एग्जांपल। आप समझिए, आपसे कहा गया एग्जाम में कि ए के पास जो है वो 2 एलिमेंट है, ठीक है, ए के पास 2 एलिमेंट है, ठीक है, 1 और 2 ले लिया। बी के पास जो है बेटा वो मान लिया कि 3 एलिमेंट है, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई भी ले लो, एक नंबर ले लो। ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट है। तो सीधी सी बात है, अगर ए क्रॉस बी करूंगा तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट तो मैं निकाल सकता हूं। मैंने तरीका बताया था, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 करोगे 6 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी करने पे कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में 2.1 में सीखा था कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट की क्रॉस कैसे करते हैं। ए के पास अगर 2 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी करने पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 6 होंगे। ये हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब क्या बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब बताया था नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं। एक बात बताओ, ए क्रॉस बी तो आपने निकाला, ए क्रॉस बी कितना आया, 6 आया। ए क्रॉस बी जो आया वो 6 आया, यानी ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी करने पर जब हमने ए क्रॉस बी करा होगा, ए क्रॉस बी जब हमने करा होगा तो 6 एलिमेंट आए होंगे। 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 एलिमेंट आए होंगे जब ए क्रॉस बी करा होगा। तो इसके सबसेट कैसे निकालोगे, तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n। याद करो, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालें किसका, ए क्रॉस बी का। नंबर ऑफ सबसेट निकालने ए क्रॉस बी का, तो भैया नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, जहां n का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट कितने हैं, तो 6 हैं, आपने निकाले 6 एलिमेंट है। नंबर ऑफ ए और क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट आपको निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, n मतलब क्या है, कितने एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं, 6 है। तो 2 की पावर 6 यानी 64 आएगा ना, हाँ 64 जो होगा वो आपके नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में। 1 मार्क्स में कंपटीशन एग्जाम में, एनडीए वगैरह के, अगर आप एनडीए के एग्जाम, जेई मेंस वगैरह के एग्जाम देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। ट्रिक होना चाहिए आपके पास। तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि आपको नंबर ऑफ रिलेशन आना चाहिए। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 की पावर n, n का मतलब एलिमेंट, पावर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना है। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं आपको किसी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, मैं फिर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं।